आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है मिशन 100 पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान भूगोल। मिशन 100 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल पार्ट 1 संसाधन एवं विकास। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 3 अंक का एक प्रश्न इसमें आएगा। प्रश्न 1, संसाधन ही विकास के स्रोत है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संसाधन ही विकास के स्रोत है क्योंकि मृदा, जल, खनिज, वनस्पति संपदा, वन्य प्राणी तथा मानव जैसे जैविक व अजैविक संसाधनों के उपयोग द्वारा ही आर्थिक विकास संभव है। मृदा की उपलब्धता से ही अनाज का उत्पादन, जल की उपलब्धता से ही फसलों की सिंचाई, औद्योगिक उपयोग, जल विद्युत, पेयजल की उपलब्धता संभव है। खनिजों की उपलब्धता के कारण ही वस्तुओं का पक्का निर्माण, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, विनिर्माण जैसे कार्य संपन्न होते हैं। वन्य जीव तथा वन संपदा के कारण अनेक पदार्थों की प्राप्ति तथा विनिर्माण सफल होता है। अतः किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक या अन्य विकास के लिए संसाधन आवश्यक है। संसाधन ही विकास के स्रोत है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन ही विकास के स्रोत है। प्रश्न 2, संसाधनों की उत्पत्ति और समयप्रता के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कीजिए। उत्तर, ए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैव संसाधन, इस प्रकार के संसाधन सजीवों से प्राप्त होते हैं जैसे मनुष्य, पादप, जलीय जीव, जंतु, लकड़ी आदि। दूसरा, अजैव संसाधन, इस प्रकार के संसाधन निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जैसे खनिज, मृदा, जल, सूर्यताप आदि। बी, समयप्रता के आधार पर संसाधनों को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः उत्पन्न या प्रयोग के बाद दोबारा उपयोग योग्य बनाया जा सके जैसे पवन, सौर, जल, वन तथा वन्य जीव आदि। यानी जो निरंतर प्राप्त होते रहते हैं उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। दूसरा, अनवीकरण योग्य संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका निर्माण व विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक समय अंतराल से होता है तथा इनका उपयोग होने के बाद इनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम पदार्थ आदि। यानी जो निरंतर प्राप्त नहीं होते रहते हैं। भारत में अथवा विश्व में संसाधन नियोजन की आवश्यकता समझाइए। उत्तर, संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता बढ़ती हुई जनसंख्या तथा संसाधनों की मात्रा में लगातार तेजी से हो रही कमी के कारण है, क्योंकि भारत विश्व बहुत बड़ा भूभाग है जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। देश के एक प्रदेश में संसाधनों की प्रचुरता है तो दूसरे प्रदेश में संसाधनों की कमी। इसी प्रकार एक भाग में अलग प्रकार के संसाधन हैं तो दूसरे भाग में इससे भिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। अतः देश के सभी भागों के लिए सभी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है, जिससे सभी प्रदेशों में पाए जाने वाले लोगों की आवश्यकताओं को संतुलित आवश्यकता अनुसार मात्रा के आधार पर पूर्ण किया जा सके। समय समय पर संसाधनों का सर्वेक्षण, गुणवत्ता, मात्रा, तकनीक को ज्ञात करके ही संसाधनों के उपयोग से संबंधित विकास योजनाएं बनाई जानी चाहिए, जिससे उन संसाधनों का नियोजन संभव हो सके। प्रश्न 4, संसाधनों के संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, संसाधन किसी भी प्रकार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन संसाधनों के अति उपयोग, अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण संसाधनों की समाप्ति तथा अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। महात्मा गांधी ने भी संसाधनों के संरक्षण को लेकर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। संसाधनों में समाप्य संसाधन जैसे खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला की मात्रा निश्चित है। यदि इनका अनियमित अति उपयोग तथा अविवेकपूर्ण उपयोग होता रहा तो ये संसाधन आने वाली पीढ़ी के लिए समाप्त हो जाएंगे। अतः इनका संरक्षण करना आवश्यकता अनुसार उपयोग और नियोजन ढंग से उपयोग द्वारा ही संरक्षण
संभव है। प्रश्न 5, भारत में भू निम्नीकरण के कारण तथा उपाय समझाइए। उत्तर, भूमि उपलब्ध होते हुए भी उपयोग योग्य भूमि में कमी होना भू निम्नीकरण को प्रदर्शित करना है। भू निम्नीकरण के निम्न प्रमुख कारण हैं। पहला, जल के कारण मृदा अपरदन होना। दूसरा, मृदा का लवणीय और क्षारीय होना। तीसरा, अति पशुचारण और वन उन्मूलन के कारण। चौथा, अनियमित खनिजों की खनन प्रक्रिया द्वारा। पांचवा, उद्योगों से निकले अपशिष्ट या गंदे रसायन युक्त पानी के द्वारा। भू निम्नीकरण के उपाय, बचने के निम्न उपाय है। पहला है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा वनोन्मूलन को रोककर। दूसरा, मरुस्थलीय तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोककर। तीसरा, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके। चौथा, जल तथा वायु अपरदन द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को वृक्षारोपण द्वारा रोककर। पांचवा, जनसंख्या वृद्धि को कम करके। अब आगे प्रश्न 6 है, मानव विकास के लिए संसाधन आवश्यक या महत्वपूर्ण क्यों है, अथवा संसाधन के अत्यधिक दोहन से आने वाली समस्याएं स्पष्ट करें। उत्तर, मानव जीवन के लिए संसाधन अति आवश्यक है तथा जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। संसाधन प्रकृति की देन है। मानव स्वयं भी जैव संसाधन है। मानव द्वारा पृथ्वी या प्रकृति में प्राप्त संसाधनों जैसे भूमि का उपयोग कृषि के लिए, जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत पीने के लिए, खनिजों का उपयोग वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग से अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन मानव विकास के लिए आवश्यक या महत्वपूर्ण है। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से निम्न समस्याएं पैदा हो रही हैं। पहला, कुछ व्यक्तियों के लिए ही संसाधनों का ह्रास हो रहा है। दूसरा, संसाधनों के असंतुलित उपयोग से समाज अमीर गरीब में बंट गया। तीसरा, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण तथा भूमंडलीय तापन जैसी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चौथा, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका प्राप्त नहीं होना भी, इनकी कमी होना भी गंभीर समस्या होगी। प्रश्न 7, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन रोकने के उपाय या मृदा संरक्षण समझाइए। उत्तर, जल या वायु द्वारा मृदा का बहाव और कटाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। पृथ्वी पर मृदा अपरदन तथा मृदा निर्माण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। मृदा अपरदन रोकने के उपाय मृदा संरक्षण निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहला, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके तथा वनोन्मूलन रोककर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा, मरुस्थलीय क्षेत्रों अन्य क्षेत्रों में होने वाले पशुचारण को रोककर। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले अव्यवस्थित निर्माण कार्य को रोककर। चौथा, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद के उपयोग से मृदा संरक्षण रोका जा सकता है। पांचवा, पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करने से भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। छठा, मरुस्थलीय भागों में पेड़ों की एक कतार लगाकर पवन द्वारा होने वाली मृदा हानि को रोककर। प्रश्न 8, भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? संरक्षण के उपाय लिखिए। उत्तर, भूमि का उपलब्ध होते हुए भी उनका उपयोग या काम में नहीं आना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण मानव जनित जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, मृदा का लवणीय तथा क्षारीय होना, जलाक्रांता आदि। भूमि निम्नीकरण संरक्षण के निम्न उपाय हैं। पहला, भूमि निम्नीकरण भूमि पर अत्यधिक मात्रा में वनोरोपण करके। दूसरा, पशुओं के लिए चरागाहों का उचित प्रबंध करके। तीसरा, नियंत्रित पशुचारण करके। और चौथा, मरुस्थलीकरण या रेतीले भागों में श्रृंखलाबद्ध तरीके से कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर। पांचवा, खनन कार्य नियंत्रित तथा वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाए। और छठा, उद्योगों द्वारा निष्कासित जल का उचित परिष्करण कर छोड़ा जाए। पाठ 1 समाप्त। पाठ 2, वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें लघुतरात्मक प्रश्न 2 अंक के 1 प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न, संकटग्रस्त और सुभेद्य जातियां क्या होती है? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, संकटग्रस्त जातियां वे जीवों की जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है। यदि लुप्त होने के कारण या परिस्थितियां बनी रही तो उनका जीवित रहना कठिन है। उदाहरण के लिए काला हिरण, मगरमच्छ, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर आदि। सुभेद्य जातियां वे जीवों की जातियां जिनकी संख्या लगातार घट रही है। यदि विपरीत परिस्थितियां नहीं बदली जाती
तो इनकी संख्या घटने से वे जातियाँ संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएगी। उदाहरण के लिए नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी के डॉल्फिन आदि। प्रश्न 2, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? भारत में जैव विविधता कम होने के कारण लिखिए। उत्तर, पृथ्वी के स्थलीय व जलीय भाग पर अनेक प्रकार के जीव जंतुओं तथा वनस्पति का पाया जाना ही जैव विविधता है। भारत में जैव विविधता कम होने के निम्न प्रमुख कारण हैं। पहला, मानव द्वारा अंधाधुंध वनों की कटाई से जीवों के आवास का विनाश होना। दूसरा, मानव द्वारा जीव जंतुओं का अत्यधिक शिकार करना अथवा मारना। तीसरा, मानव द्वारा जनित वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, हरितगृह प्रभाव आदि। चौथा, मानव द्वारा अनेक रासायनिक व कीटनाशकों के उपयोग द्वारा जीव जंतु और वनस्पति का नष्ट होना। पाँचवा, वर्षा की अनावृष्टि के कारण दावानल द्वारा और जंगलों का नष्ट होना आदि कारण हैं जिनसे जैव विविधता कम हो रही है। 3, भारत में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता या वन्य जीवों के संरक्षण का महत्व समझाइए। उत्तर, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वनस्पति आपस में भोजन या आवास के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रजाति का संतुलित संख्या में जीवित रहना आवश्यक है तथा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण द्वारा ही जल, वायु, मृदा की मूलभूत संरचना का बना रहना संभव है। प्रश्न 4, एशियाई चीता पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी ये बिल्ली परिवार का विशेष सदस्य जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता था। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका एवं एशिया में दूर दूर तक फैले थे, लेकिन आवासीय उपलब्धता कम होने तथा शिकार के कारण लुप्त हो चुके। भारत में इस प्रजाति को 1952 में लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया था। प्रश्न 5, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है समझाइए। उत्तर, ये बाघ के संरक्षण के लिए बनाई गई परियोजना है। बाघ वन्य जीव संरचना में महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या में तीव्र कमी हुई। बाघों की घटी संख्या के कारण 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन परियोजना की शुरुआत की गई। इसी प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व तथा केरल में पेरियार बाघ रिजर्व राज्यों में अनेक प्रमुख बाघ रिजर्व राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण कर प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई। अध्याय 3, जल संसाधन, अंक 12 2+1 का। प्रश्न 1, भारत की औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी प्रतिशत है? उत्तर 114 सेमी वार्षिक वर्षा। प्रश्न 2, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन जल विद्युत का है? उत्तर 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है। प्रश्न 3, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चौथा, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? सतलुज नदी पर। प्रश्न 5, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी है? महानदी पर। प्रश्न 6, सरदार सरोवर बांध परियोजना कहाँ पर किस नदी पर बनी है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बनी है। प्रश्न 7, भारत में विश्व की सर्वाधिक वर्षा किस राज्य व स्थान पर होती है? उत्तर मेघालय राज्य के मौसिनराम नामक स्थान पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। प्रश्न 8, टांका क्या है? उत्तर राजस्थान के शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में प्रत्येक घर में छत और घर के आंगन में पाइप लगाकर वर्षा जल को भूमिगत टैंक में जमा किया जाता है। इस भूमिगत टैंक को टांका कहा जाता है। प्रश्न 9, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली क्या है? उत्तर मेघालय राज्य की नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइपों द्वारा एकत्रित करने की प्रणाली को बांस ड्रिप सिंचाई कहते हैं।
प्रश्न 10, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस विधि द्वारा किया जाता है? उत्तर, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके तथा संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। जैसलमेर खादीन या खड़ीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोड़ नाम से जाना जाता है। पीने का पानी संग्रहण टैंक को टांका कहा जाता है, जिसमें छत व आंगन का पानी संग्रहित किया जाता है। लघुतरात्मक प्रश्न, बड़े प्रश्न। प्रश्न 1, बहुउद्देशीय परियोजनाएं मानव विकास में किस प्रकार उपयोगी है, समझाइए। अथवा बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ, उद्देश्य और बांधों के उपयोग लिखिए। उत्तर, बहुउद्देशीय परियोजनाएं मानव विकास में निम्न प्रकार उपयोगी हैं। पहला है, सूखाग्रस्त व मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। दूसरा, देश के अनेक शहरों में पेयजल आपूर्ति कराई जाती है। तीसरा, नदी पर परियोजना बनाकर बाढ़ नियंत्रण किया जा रहा है। इन सभी बहुउद्देशीय कार्यों के संपन्न होने से कृषि, विद्युत, पेयजल, बाढ़ नियंत्रण जैसे अनेक आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इनके अलावा मछली पालन भी हो रहा है और बांधों को पिकनिक स्पॉट के रूप में, पर्यटक के रूप में भी काम में लिया जा रहा है। प्रश्न 2, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण लिखिए। उत्तर, जल दुर्लभता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी वहाँ जल प्राप्ति की कमी होना या जल की, शुद्ध जल की या पीने योग्य जल की कमी होना। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण जल उपलब्ध नहीं होना, सभी स्थानों पर जनसंख्या के अनुपात में जल का वितरण नहीं होना, जल का अनेक कारणों से प्रदूषित होना या जल में अत्यधिक मात्रा में लवणता भी जल की दुर्लभता का कारण बनती है। अतः समय की मांग है कि जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंध करें तथा आने वाले समय के लिए जल को सुरक्षित रखें। प्रश्न 3, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, समझाइए। उत्तर, मानव जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी संसाधन जल है, लेकिन वर्तमान समय उपयोग योग्य जल की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। अतः वर्षा, नदियों द्वारा प्राप्त जल को संरक्षित कर जल की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। निम्न प्रकार से जल को नवीकरण संसाधन बनाया जा सकता है। पहला, नदियों में प्रवाहित जल को महासागरों में जाने से पहले आवश्यकता अनुसार बांध बनाकर बांध से आसपास के क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा और सिंचाई के लिए नहरों द्वारा पानी प्राप्त होगा। बड़े शहरों में पेयजल उपलब्ध होगा। दूसरा है, वर्षा जल को प्रत्येक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा संरक्षित कर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 4, वर्षा जल संरक्षण की विधियों द्वारा वर्तमान समय में जल भंडारण एवं जल संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, समझाइए। उत्तर, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं द्वारा नदी के जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पीने का पानी एकत्रित करने के लिए घरों के छत से प्राप्त वर्षा जल का संग्रहण एक टैंक में किया जाता है, इसे टांका कहा जाता है। राजस्थान में सिंचाई के लिए वर्षा जल संग्रहण के लिए खेतों में फार्म पौंड, खड़ीन तथा जोड़ का निर्माण किया जाता है। अध्याय 4 पाठ 4 इसमें अंक 12 है 2 + 1 यानी 3 का। प्रश्न 1, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? उत्तर, लगभग 2/3 जनसंख्या। प्रश्न 2, भारत में रोपण कृषि की 2 प्रमुख फसलों के उदाहरण दीजिए। उत्तर, गन्ना, चाय, कॉफ़ी। प्रश्न 3, खरीफ और रबी की फसलों के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, खरीफ फसल में बाजरा, मक्का, चावल, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, मटर तथा सरसों हैं। प्रश्न 4, चंपारण आंदोलन किस राज्य में व कब हुआ? उत्तर, बिहार राज्य में 1917 में, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। प्रश्न 5, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन को क्या नाम दिया गया था? रक्तहीन क्रांति। प्रश्न 6, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजनाएं प्रारंभ की हैं? उत्तर, किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना सबसे महत्वपूर्ण भारत सरकार की योजना है। प्रश्न 7, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को भारत और विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? उत्तर, भारत में
असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहते हैं। मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ व अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा, राजस्थान में इसे वालरे कहा जाता है। विश्व में मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। ब्राज़ील में रोको, वेनेजुएला में कोनुको, वियतनाम में रे, इंडोनेशिया में लदांग और श्रीलंका में चेना कहा जाता है। प्रश्न 1, कार्बनिक कृषि किस प्रकार की जाती है, समझाइए। उत्तर, वर्तमान समय कार्बनिक कृषि का प्रचलन अधिक है, क्योंकि कार्बनिक कृषि बिना किसी उर्वरकों और रसायनों तथा कीटनाशकों के द्वारा की जाती है, जिससे पर्यावरण, मृदा व मनुष्य पर इसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। उत्तरात्मक प्रश्न 1, कार्बनिक कृषि किस प्रकार की जाती है, समझाइए। उत्तर, वर्तमान समय में कार्बनिक कृषि का प्रचलन अधिक है, क्योंकि कार्बनिक कृषि बिना किसी उर्वरकों और रसायनों तथा कीटनाशकों के की जाती है, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण, मृदा व मनुष्य पर इसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो खेती की जाती थी, बरानी खेती जो होती थी, जिसमें हम किसी तरह की कोई रासायनिक खाद नहीं डालते थे, उस तरह की कृषि को ही कार्बनिक कृषि कहा जाता है। प्रश्न 2, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभावों पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, 1990 के बाद भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के अनेक प्रभाव पड़े, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, कृषि में अनेक प्रकार की तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, जीवन निर्वाह कृषि को व्यापारिक कृषि में बदलकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है। तीसरा, उन्नत किस्मों तथा बीजों का उपयोग कर फसल उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। चौथा, कृषि से अनेक निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का निर्माण कर विदेशी व्यापार में वृद्धि की जा रही है। प्रश्न 3, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार व उत्पादन में योगदान समझाइए। उत्तर, भारतीय कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। वर्तमान समय देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार व आजीविका का साधन कृषि ही है। भारतीय कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता प्रतिशत भारत की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो चिंता का विषय है। कृषि का महत्व समझते हुए भारत सरकार कृषि के आधुनिकीकरण, प्रोत्साहन, अनुसंधान और तकनीक को बढ़ावा दे रही है, जिससे कृषि क्षेत्र में वृद्धि करें, अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान और रोजगार उपलब्ध करा सके। प्रश्न 4, 2 रेशेदार फसलों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, पहली रेशेदार फसल है कपास। कपास सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। कपास उत्पादन भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। पठारी तथा काली मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसे उगाने के लिए उच्च ताप, हल्की वर्षा और 210 दिन पाला रही चाहिए। इसे धूप की आवश्यकता होती है। जूट, इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट बाढ़ क्षेत्रों में जल निकासी वाली उर्वरक मृदा में उगाई जाती है, यानी इसे अत्यधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उत्पादन क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं। प्रश्न 5, 2 रोपण या पेय फसलों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, चाय एक पेय और रोपण फसल है। इसे अंग्रेज भारत लेकर आए थे चाइना से। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके लिए अच्छी होती है। ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। इनकी जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों पर उगाई जाती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा इनकी पत्तियों के विकास में सहायक होती है। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, तमिलनाडु व केरल के पहाड़ी क्षेत्र हैं। दूसरा है कॉफ़ी। भारत में मुख्यतः अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उत्पादित की जाती है, जो यमन से लाकर लगाई गई थी। अरेबिका कॉफ़ी की मांग विश्व भर में सर्वाधिक है। भारत में कॉफ़ी बागानों का प्रारंभ बाबा बुदन की पहाड़ियों कर्नाटक से हुआ। मुख्य उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है, जो कर्नाटक देश की लगभग 75% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। प्रश्न 6, 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर 1, चावल। यह भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, जिसे खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है। चावल उत्पादन के लिए 25 डिग्री तापमान
और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 25 से तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर चीन है। भारत में चावल का उत्पादन मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। दूसरी फसल है गेहूं। भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इसे रबी सीजन में बोया जाता है। गेहूं फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा तथा शीत ऋतु के साथ खिली धूप की आवश्यकता होती है। भारत में गंगा सतलुज का मैदान तथा दक्कन का पठार प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। भारत में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में उत्पादन किया जाता है। अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। अंक बार 2 अंक। प्रश्न 1 बॉक्साइट एस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? उत्तर एल्यूमीनियम। प्रश्न 2 उद्योगों का नगरों के आसपास ही केंद्रित होना क्या कहलाता है? समूहन बचत। प्रश्न 3 कृषि आधारित उद्योग हैं। उत्तर सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, पटसन, वनस्पति तेल उद्योग। प्रश्न 4 खनिज आधारित उद्योग हैं। उत्तर लोहा इस्पात, सीमेंट उद्योग, मशीनरी उद्योग, औजार, पेट्रो रसायन उद्योग आदि। प्रश्न 5 आधारभूत उद्योग का उदाहरण। उत्तर लोहा इस्पात उद्योग है। प्रश्न 6 भारत का पहला पटसन उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर सिसरा, कोलकाता में 1855 में। प्रश्न 7 चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। उत्तर दूसरा। प्रश्न 8 मौसम उद्योगों का उदाहरण है। उत्तर चीनी उद्योग। मौसमी उद्योग का उदाहरण है। उत्तर चीनी उद्योग। प्रश्न 9 ढलवां अथवा स्पंज लोहे से इस्पात क्या मिलाकर प्राप्त किया जाता है? उत्तर मैंगनीज, निकिल और क्रोमियम मिलाकर। प्रश्न 10 लोहे इस्पात में लोहेस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का अनुपात क्या होता है? 4:2:1। 4 अनुपात में लोहेस्क, 2 में कोकिंग कोल और 1 में चूना पत्थर। प्रश्न 11 सेल का शब्द विस्तार कीजिए। सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रश्न 12 वर्तमान समय में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्तर चीन। प्रश्न 13 सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को इस्पात किसके माध्यम से बेचा जाता है? सेल के माध्यम से। उत्तर है सेल। प्रश्न 14 भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग कब व कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग चेन्नई में 1904 में स्थापित किया गया। प्रश्न 15 किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? उत्तर जूट के रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अंक बार 2+1 3 का है। अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला परिवहन किसे कहते हैं? उत्तर किसी वस्तु, सेवाओं तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने को परिवहन कहते हैं। प्रश्न 2 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है? उत्तर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना है। प्रश्न 3 उत्तर दक्षिण गलियारा भारत के किन 2 स्थानों को जोड़ता है? उत्तर में श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर को, दक्षिण में कन्याकुमारी से यानी तमिलनाडु से जोड़ता है। प्रश्न 4 पूर्व पश्चिम गलियारा भारत के किन 2 शहरों को जोड़ता है? उत्तर पूर्व में सिलचर यानी असम को, पश्चिम में पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। प्रश्न 5 भारत में राष्ट्रीय महाराजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय महाराजमार्ग। उत्तर NHAI। NHAI अर्थात भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। प्रश्न 6
भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर CPWD अर्थात केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। प्रश्न 7, भारत में सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया? सीमा सड़क संगठन का गठन 1960 में किया गया। प्रश्न 8, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब किन स्थानों के मध्य चलाई गई? उत्तर 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर चलाई गई। प्रश्न 9, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? उत्तर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। प्रश्न 10, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पोताश्रयों और बंदरगाहों के नाम लिखिए। उत्तर पूर्वी तट के प्रमुख पोताश्रय और बंदरगाह निम्न प्रकार है: तुतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और हल्दिया। अब इन्हें मैप में देखते हैं। तुतीकोरन, चेन्नई, ये विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और ये हल्दिया। प्रश्न 11, भारत के पश्चिम तट पर स्थित पोताश्रय और बंदरगाहों के नाम लिखिए। उत्तर पश्चिम तट के प्रमुख पोताश्रय बंदरगाह निम्न प्रकार से हैं: कांडला, दीनदयाल पतन, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पतन, मारमागोआ, न्यू मंगलोर, कोच्चि आदि। आइए इन्हें मैप पर देखते हैं। सबसे पहले ये कांडला पतन, दीनदयाल पतन। दूसरा ये मुंबई पतन, ये इसके पास जवाहरलाल नेहरू पतन, ये मारमागोआ पतन गोवा में, ये न्यू मंगलोर पतन कर्नाटक के तट पर और ये कोच्चि पतन केरल के तट पर। प्रश्न 1, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? लिखिए। उत्तर आयात निर्यात और व्यापार के दो प्रमुख घटक होते हैं। किसी देश के व्यापार संतुलन को आयात और निर्यात के अंतर द्वारा संतुलित किया जाता है। यदि निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, और यदि निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम हो जाए तो उसे व्यापार असंतुलन कहा जाता है। प्रश्न 2, पर्यटन एक व्यापार के रूप में समझाइए। उत्तर भारत में पर्यटन उद्योग लगातार वृद्धि कर रहा है। देश में लगभग 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं तथा करोड़ों अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, जिन्हें रोजगार व आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। भारत में विदेशी पर्यटक व्यापार, चिकित्सा, सांस्कृतिक, रोमांचकारी पर्यटन के लिए आते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा तथा रोजगार प्राप्त होता है। प्रश्न 3, विदेशी व्यापार का प्रमुख मार्ग पोताश्रय है, समझाइए। उत्तर विदेशी व्यापार का प्रमुख मार्ग पोताश्रय है, क्योंकि विदेशी व्यापार भारत के पूर्वी व पश्चिमी तट पर स्थित पोताश्रयों द्वारा किया जाता है। देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा किया जाता है। भारत की समुद्री तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है, जिस पर 12 प्रमुख व 200 मध्यम और छोटे पतन विकसित हैं, जिनके द्वारा अनेक देशों से आयात व निर्यात के रूप में व्यापार किया जाता है। प्रश्न 4, भारत के दो प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों का वर्णन कीजिए। उत्तर भारत का जल मार्ग संख्या 1 जो 1620 किलोमीटर लंबा है, जो गंगा नदी के जल मार्ग पर हल्दिया से इलाहाबाद तक है। दूसरा भारत का जल मार्ग संख्या 2 जो 891 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के जल मार्ग पर सदिया से धुबरी के मध्य है। प्रश्न 5, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, समझाइए। उत्तर केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ यह परियोजना, जिसमें भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 6 लेन वाले महाराजमार्ग द्वारा जोड़ने की परियोजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य बड़े शहरों के मध्य की दूरी व परिवहन का समय कम करना। प्रश्न 6, सड़क परिवहन के 4 प्रमुख महत्व लिखिए। उत्तर उबड़ खाबड़ व पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क परिवहन का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की लागत कम है। तीसरा, कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में लाभकारी है। चौथा, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में कार्य करता है, जैसे रेलवे स्टेशन, समुद्री पतन, हवाई अड्डों को सड़कों द्वारा जोड़ा जाता है। 5वीं बात, सड़क परिवहन घर से घर तक सेवाएं प्रदान करता है। प्रश्न 7, भारत की 2 प्रमुख पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रथम, हजीरा गुजरात को जगदीशपुर उत्तर प्रदेश से मिलाने वाली लाइन,
ये HBJ है। ये गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश की विजयपुर से होकर गुजरती है। इसकी निम्न शाखाएं हैं कोटा राजस्थान, बारबरा शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। दूसरी तेल पाइपलाइन के रूप में असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से हल्दिया तथा दूसरी शाखा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती है।